ननद के 18वें जन्मदिन पर अमीर गरीब भाभी की ड्रेस। आस्था अपनी दोस्त के साथ घर में शादी की सजावट करवा रही है और दोनों के हाथों में फूलों की माला है जो वो वर्कर को पकड़ा रही है। तभी आस्था कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। 2 दिन बाद मेरी दोनों भाभी एक साथ आएंगी और उनके आने से 1 महीने बाद मेरा 18वां जन्मदिन भी आएगा। तू तो खुश ऐसे हो रही है जैसे तुझे कोई खजाना मिलने वाला है। तू नहीं समझेगी, मेरी एक भाभी को सिलाई करना आता है। देखना वो मेरे लिए कितनी अच्छी ड्रेस बनाएंगी और जब मैं कॉलेज आऊंगी तो सब बस मेरी ड्रेस की तारीफ करेंगे। आस्था अपनी भाभी की तारीफ करके अपने काम में लग जाती है और 2 दिन बाद उसकी दोनों भाभी शादी करके घर आती हैं और सारे रिश्तेदारों के बीच कलश गिराकर उनका गृह प्रवेश करवाकर सोफे पर बिठाती हैं। कुछ देर बाद आस्था की बड़ी भाभी शीतल अपना बड़ा सा सूटकेस खोलती है और कपड़े निकालती है और सास को साड़ी देते हुए कहती है, माँ जी, माँ ने ये कपड़े आप सभी के लिए भिजवाए हैं। ये आपकी साड़ी और ये देवर जी का कोट पैंट, ये मेरी नई देवरानी की साड़ी और ये स्पेशल ड्रेस जो कि मैंने अपनी पसंद से अपनी ननद के लिए लिया था। आस्था, तुम मेरी इकलौती नंद हो। मैं चाहती थी कि तुम्हारी ड्रेस सबसे अच्छी हो। बड़ी मुश्किल से ये इकलौता पीस मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। भाभी, ये कपड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी भाभी, आप कैसी ड्रेस लेकर आई हो मेरे लिए? माफ करना आस्था, हम ज्यादा अमीर नहीं है इसलिए मैं सबके लिए कपड़े नहीं लेकर आ पाई। मेरे मायके में सिर्फ माँ जी के लिए एक साड़ी आई है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं सिलाई करना जानती हूँ। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा ड्रेस खरीदूंगी। रहने दो भाभी, अगर सच में आपको मुझे कुछ देना ही होता ना तो आप शादी से पहले ही मेरे लिए सोचती और कुछ अच्छा बना कर लाती। शीतल भाभी को तो सिलाई भी नहीं आती, फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा और शहर की सारी दुकान में एक लौता पीस ढूंढकर मेरे लिए महंगी ड्रेस ली है। जब आस्था को यह पता चलता है कि उसकी छोटी भाभी गरीब है और वो उसके लिए कुछ नहीं लेकर आई तो उसे काफी बुरा लगता है और वो अपनी दोनों भाभी को कंपेयर करने लगती है। पर यह देखकर रूबी काफी उदास हो जाती है। सही कहा आस्था ने, आपको एक बार अपनी प्यारी छोटी सी नंद के बारे में सोचना चाहिए था। क्या हुआ शीतल बहू, अगर छोटी बहू सबके लिए कपड़े नहीं लेकर आ पाई तो बहू को सिलाई आती है। वो अपने हाथों से हम सभी को न जाने कितने कपड़े बनाकर दे सकती है। कोई बात नहीं बहू, तुम अपना दिल छोटा मत करो। अभी तेरी नंद उससे नाराज है, पर देखना उसकी नाराजगी जल्द खत्म हो जाएगी। वो घर में सबकी लाडली है, बस इसलिए ऐसा करती है। शांति अपनी दोनों बहू को समझाती है। कुछ देर में दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है जहां खाना बनाते हुए शीतल रूबी से कहती है, तुम्हें पता है अगले हफ्ते से आस्था कॉलेज जा रही है। कल रात को ही वो मेरे कमरे में आई और उसने मुझे बोला कि वो अपनी कॉलेज की ड्रेस मेरे साथ लेने के लिए चलना चाहती है। अब तुम तो उसको कुछ दे नहीं सकती, तो मेरी प्यारी नंद मेरे ही पास गई। ऐसा नहीं है दीदी, मैं आस्था से प्यार नहीं करती, पर हमारे घर के हालात कुछ सही नहीं थे। ऊपर से शादी का घर, मुझे समय नहीं मिला। पर अब मेरे पास बहुत समय है। मैं उसके लिए एक प्यारी सी ड्रेस बनाऊंगी जिसे वो पहनकर अपनी कॉलेज जाएगी। रूबी हार नहीं मानती और खाना बनाकर जब दोनों बाहर आती हैं तो सभी उनके हाथ का खाना खाते हैं। पर आस्था रूबी के हाथ का बना खाना टेस्ट भी नहीं करती। आस्था, तुम बड़ी भाभी के हाथ का खाना खा रही हो पर रूबी के हाथों का नहीं। क्या तुम अब तक नाराज हो रूबी से? मेरी एक ही अच्छी भाभी है, इसीलिए मैं उनके ही हाथ का खाना खाऊंगी। तुम बड़ी हो रही हो, बचपना छोड़ो। रूबी तुम्हारी बड़ी भाभी जितनी अमीर नहीं है। उसे बहुत सी चीज सोच समझ कर करनी होती है और तुम हो कि बस एक ड्रेस के लिए नाराज होकर बैठी हो। आप उसे डांटिए मत। अगर वो मेरे हाथ का खाना नहीं खाना चाहती तो छोड़ दीजिए। एक दिन मैं रूबी को मना कर ही रहूंगी। आस्था की नाराजगी देखकर रूबी का दिल काफी दुखता है। इसीलिए वो शाम को अपनी सास के साथ मार्केट जाती है और काफी सारा कपड़ा और ड्रेस बनाने का सामान लाती है और सुबह से शाम तक कमरे में बैठकर बस सिलाई करती है। अब इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। वो तुम्हारी ड्रेस पसंद नहीं करेगी क्योंकि मैं अपनी नंद के लिए बहुत ही प्यारी ड्रेस लेकर आई हूँ। देखना जब वो कॉलेज जाएगी तो मेरी ही ड्रेस पहनकर जाएगी। दीदी, वो किसी भी ड्रेस को पहने, पर मैं अपनी नंद के लिए ड्रेस जरूर बनाऊंगी। इतना बोलकर रूबी अपनी प्यारी नंद के लिए ड्रेस बनाने लगती है और 1 हफ्ते की मेहनत कर रूबी आस्था के लिए चूड़ीदार पजामा और घेरदार फ्रॉक सूट बनाती है। और जिस दिन आस्था का कॉलेज का पहला दिन होता है, दोनों ही भाभी लिविंग हॉल में सास और देवर के साथ उसको अपनी अपनी ड्रेस दिखाती हैं। पर आस्था शीतल की ड्रेस पसंद करती है और उसकी ड्रेस हाथ में लेती है। ये 1 पीस फ्रॉक कितनी अच्छी लग रही है, मैं कॉलेज यही पहनकर जाऊंगी और आप अपनी ड्रेस अपने ही पास रखो। कॉलेज में मुझे बहन जी बनकर नहीं जाना। आस्था, तुम बहुत बदतमीज हो रही हो। तुम्हारी भाभी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए ड्रेस बनाया, एक बार पहनकर तो देखो। हमारे लिए न सही, अपनी भाभी का दिल रखने के लिए पहन लो। आखिर हम भी तो देखें रूबी की बनाई ड्रेस में तुम कैसी लग रही हो। घर वालों के काफी जिद करने पर आस्था मुंह बनाकर वो ड्रेस पहन कर आती है और रोती हुई शक्ल बनाकर सबसे कहती है, मैं अपने कॉलेज के पहले दिन ऐसी ड्रेस पहन के नहीं जाऊंगी।
आज मेरे कॉलेज में पार्टी है, मुझे नहीं बनना बहन जी भाभी की तरह। आपको मेरे लिए गरीब नहीं, दोनों अमीर भाभी लेकर आनी चाहिए थी। आस्था गुस्से में कपड़े बदलती है और शीतल की बनाई ड्रेस पहनकर कॉलेज चली जाती है, जहां सभी उसकी ड्रेस की काफी तारीफ करते हैं। ये तेरी भाभी ने ड्रेस बनाया है। जो भी कहो, तेरी भाभी सच में बहुत अच्छा सिलाई करती है। तेरी भाभी तो बहुत अच्छी सिलाई जानती है, अब तो मैं भी आऊंगी उनसे ड्रेस बनवाने। कोई जरूरत नहीं है मेरी भाभी से ड्रेस बनवाने की। जब वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती तो तुम्हारे लिए क्या करेंगी। मेरी बड़ी भाभी ने मुझे ये ड्रेस दी है और शादी में भी उन्होंने मुझे काफी अच्छी और महंगी ड्रेस दी थी। इस तरह कॉलेज फंक्शन में आस्था अपनी सभी दोस्तों के सामने शीतल की तारीफ करती है और घर आकर सारी बात शीतल को बताती है। समय गुजरता है और आस्था की इस बेरुखी से रूबी को काफी बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन छत पर कुर्सी पर बैठी हवा खा रही रूबी से अमित कहता है, मैं समझ सकता हूँ आस्था का व्यवहार तुम्हें काफी बुरा लगता है, पर उसका 18वां जन्मदिन आ रहा है। अगर तुम उसके 18वें जन्मदिन पर उसके लिए उसकी मनपसंद ड्रेस बना दो तो शायद उसकी नाराजगी खत्म हो सकती है। बहू, आस्था की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पहले ही दिन से वो तुम्हारे साथ इतनी बेरुखी से पेश आ रही है। माँ जी, आप माफी क्यों मांगती है? उसके कई सपने थे। उसने शीतल से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच मेरी तारीफ करी थी और जब मैं उसके लिए कुछ नहीं लाई तो उसको बुरा तो लगेगा ही, पर मैं उसका बर्थडे ड्रेस सबसे अच्छा बनाऊंगी। देखना, वो अपने 18वें जन्मदिन पर मेरे ही हाथ की बनाई ड्रेस पहनेगी। इतना बोलकर रूबी अपने कमरे में जाती है, अपनी एक साड़ी की लेस निकालती है और अपने पति के साथ मार्केट से कुछ चमकदार कपड़े लाती है, साथ में गाउन बनाने का सारा सामान भी। अब वो अपने कमरे में बैठकर सबसे पहले YouTube पर कुछ डिजाइनर गाउन देखती है और उन्हीं से आइडिया लेकर ड्राइंग पेपर पर डिजाइन करती है। तभी सास आकर उस ड्रेस के पेपर डिजाइन को देखती है। बहू, ये गाउन तूने डिजाइन किया है? हाँ माँ जी, आस्था को पसंद तो आएगा ना? बहू, सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि पार्टी में आए हर इंसान को पसंद आएगा। शांति की ऐसी बातें सुनकर रूबी का हौसला बढ़ जाता है और अब वो पूरे दिन बस सिलाई करती है और शीतल बड़े डिजाइनर के पास जाती है। अगले हफ्ते मेरी ननद का 18वां जन्मदिन है। उसको मुझसे बहुत उम्मीद है, इसलिए आप उसके लिए कोई ऐसा सस्ता सा गाउन डिजाइन करो जो देखने में भी अच्छा लगे और मेरे बजट में भी हो। अगर आपको कम पैसे में अच्छा गाउन चाहिए तो बन जाएगा, पर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। एक ही बार पहन पाएगी वो गाउन? चलेगा। शीतल डिजाइनर को गाउन का ऑर्डर देकर घर आ जाती है। एक हफ्ते बाद आस्था का जन्मदिन होता है, जहां सभी घर वाले अच्छे से घर को डेकोरेट करते हैं और एक छोटी सी पार्टी रखते हैं जहां काफी सारे मेहमान आते हैं। तो वहीं शीतल और रूबी अपनी ड्रेस आस्था के कमरे में रख देती है। जब आस्था अपने कमरे में जाती है तो बेड पर 2 ड्रेस देखकर काफी हैरान हो जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इसमें से रूबी भाभी की ड्रेस कौन सी है और शीतल भाभी की कौन सी है। ये गाउन ज्यादा अच्छा है, ये जरूर शीतल भाभी ने दिया होगा। यही पहन के नीचे जाती हूँ। आस्था रूबी की बनाई ड्रेस पहनकर सीढ़ियों से केक काटने के लिए नीचे आती है और सभी लोग उसके पास आकर उसके कपड़े की तारीफ करते हैं। तो इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। तो कैसी लगी तुझे अपनी गरीब भाभी की ड्रेस? आ गई ना पसंद तुझे उसकी ड्रेस? तभी शीतल आस्था के पास जाती है और उसके कान में बोलती है, आज अपने जन्मदिन पर तुमने रूबी की ये घटिया ड्रेस क्यों पहन ली? क्या तुमने बेड पर एक और गाउन नहीं देखा था? तुम मेरी ड्रेस क्यों नहीं पहन कर आई? अभी जाकर मेरी ड्रेस पहन कर आओ और सबके सामने मेरी ही तारीफ करना। तुम्हारी उस ड्रेस के पीछे बहुत पैसे लगे मेरे। भाभी, आप बहुत बुरी है। मैं नहीं जानती थी ये ड्रेस किसकी है। मैंने आज तक भाभी के साथ इतना बुरा किया, पर आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला और मुझे खुश करने के लिए इतनी मेहनत की। पर एक दिन मैंने आपकी ड्रेस नहीं पहनी तो आपने मुझे अपना असली रंग दिखा दिया। अब मैं आपकी तारीफ बिल्कुल नहीं करूंगी। अब आप सब मेरी बहन की तारीफ बाद में करना, पहले केक काटते हैं। आस्था को जब यह पता चलता है कि यह ड्रेस उसकी गरीब भाभी ने बनाई है तो वो खुद भी काफी हैरान हो जाती है और केक काटने के बाद अपनी भाभी के गले जाकर लग जाती है। थैंक यू भाभी, इतनी प्यारी ड्रेस बनाने के लिए। मुझे माफ करना, मैं आपसे इतने दिनों से नाराज थी। और शीतल भाभी, मैंने एक दिन आपकी ड्रेस नहीं पहनी तो आप मुझे इतना डांट रही हैं। आपसे अच्छी तो रूबी भाभी है। दोस्तों देखो, मैं कहती थी ना तुम लोगों से कि मेरी एक भाभी सिलाई करना जानती है। ये ड्रेस उन्होंने ही बनाई है। जो आस्था अपनी भाभी से नाराज थी, उससे बात नहीं करती थी, आज वो अपनी अमीर भाभी की बातें सुनकर दुखी हो जाती है। तो वहीं रूबी की ड्रेस उसे इतनी ज्यादा पसंद आती है कि उसकी सारी नाराजगी खत्म हो जाती है और एक बार फिर आस्था रूबी की तारीफ अपने दोस्तों के बीच करने लगती है और आस्था के चेहरे पर खुशी देखकर रूबी के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। आंधी, तूफान और बारिश में भाभी के घर आई 10 अमीर ननद। प्रमिला भीषण धूप में चावल फटक रही थी, तभी उसकी 3 नंद अपने बच्चों के साथ आती है। भाभी नमस्ते, सरप्राइज। नमस्ते मामी, हम आ गए। अरे राइमा दीदी, शिवानी दीदी, सौम्या दीदी, हाँ आप सब अचानक कैसे?
अरे भाभी, बच्चों की गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी पड़ गई, सोचा कुछ दिन आपके पास रह लूं। और भैया कहाँ हैं? भैया तो काम पर गए हैं, बहुत गर्मी हो रही है, आप बैठिए ना, अंदर आइए। भाभी, इतनी गर्मी में बैठकर चावल कैसे साफ कर रही हो? वैसे इस झोपड़ी में भी गर्मी होगी, कुछ पंखा वगैरह है कि नहीं? है दीदी, फर्राटा पंखा है ना, मैं अभी चला देती हूँ। प्रमिला पंखा चलाकर अपने तीनों नंद को शिकंजी बनाकर दे देती है। तब तीनों और मांगती हैं। अरे भाभी, इतने से क्या होगा, अभी आपकी 7 नंद और आ रही हैं, उनके लिए भी खाना पीना और शरबत बनाकर रख लो, वरना फिर इधर उधर भागना पड़ेगा। क्या बाकी दीदी अभी आ रही है? दीदी, आप एक बार मुझे आने से पहले बता देते तो मैं सारे इंतजाम करके रख लेती। अरे भाभी, आपको पहले ही बता देते तो फिर सरप्राइज रहता। आपके चेहरे के 12 बजते हुए, मेरा मतलब आपके चेहरे की मुस्कुराहट कैसे देखते। हाँ हाँ भाभी। मामी मामी, मुझे आम खाना है, आप मामा से आम मंगा दो ना। राजू बेटा, मामा शाम को आएंगे तो मैं उन्हें आम के लिए भेज दूंगी, जब तक मैं आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। अरे भाभी, बनाने ही जा रही हो तो आलू पूरी रायता और बच्चों के लिए कचौड़ी बना दो। ये भगवान, घर में सिर्फ आधा किलो आलू है और 10 नंद और हम दोनों और उनके बच्चे भी। इतने आलू में ना तो आलू की सब्जी बनेगी, ना आलू की कचौड़ी, ऊपर से तेल की खपत भी लगेगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी दीदी, मैं कह रही थी कि आलू के पराठे बना देती हूँ रायते के साथ, अच्छा लगेगा। धूप ज्यादा पड़ रही है ना, अगर मैंने पूरी कचौड़ी बनाई तो ये कमरा और गर्म हो जाएगा, फिर आप लोगों को और गर्मी लगेगी। हाँ भाभी, ऐसा ही कर दो। हाँ हाँ मामी, आप आलू के पराठे बना दो। मम्मी तो आलू के पराठे बनाती ही नहीं है गर्मी की वजह से, आप बना दो। तब प्रमिला सब्जी वाली पड़ोसन से 2 किलो आलू उधार ले आती है और आलू में सीटी लगा देती है, जिसके बाद वो खाना बनाती है। वहीं बाकी के सातों नंद अपनी अपनी गाड़ी से आ रही थी कि आंधी चलने की वजह से कार में पूरी तरह धूल मिट्टी से भर जाती है और वो घर आती है। भाभी, हम आ गए। बाप रे, बहुत खांसी आ रही है, इतनी धूल मिट्टी उड़ी है कि पूरा मुंह हाथ पर सब मिट्टी का हो गया है। वही तो भाभी, जल्दी से हम सबके नहाने का इंतजाम कर दीजिए, तभी कुछ खा पी पाएंगे। घर से निकले थे तो साफ साफ मौसम था, जैसे ही गांव में आए तो आंधी चलने लग गई। मेरे को तो डर लग रहा था कि कहीं बारिश भी ना आ जाए। खैर, बारिश से तो हम बच जाते कार में जो थे। अरे राइमा, शिवानी, तुम सब कैसे आए? तुम्हारे सामने आंधी नहीं चल रही थी क्या? अरे हम सबको तो आए हुए 2 घंटा हो गया है भाभी के पास। जब साफ मौसम था, गर्मी लग रही थी, लेकिन चलो अच्छी बात है, थोड़ी हवा तो चल रही है। गोबर हवा, सब गंदे हो गए। नमस्ते भाभी, सबको नहाना है, शावर तो है? नहीं दीदी, पानी बाहर हैंडपंप से बाल्टी में डालकर लेना पड़ेगा। फिर एक एक करके सारी नंद और बच्चे हैंडपंप के पानी से बाथरूम में नहा लेते हैं। इसके बाद सारे बच्चे घर में एक साथ ऊधम मचाने लगते हैं। कोई भोंपू बजाता है तो कोई कूदता है। फिर 10 की 10 नंद बैठकर भाभी के बने खाने का स्वाद लेती हैं। वैसे भाभी, आपने बहुत टेस्टी आलू के पराठे और रायता बनाया, मजा आ गया। जल्दी से भैया आ जाए तो रात को हम सब साथ में खाना खाएंगे। वैसे भाभी, अभी तक बाहर आंधी चल रही, कहीं तूफान तो नहीं आएगा या बारिश वारिश? वैसे दीदी, यहाँ पर मौसम तो ऐसे ही बना रहता है। गांव में मॉनसून के महीने में की बारिश आने लगती है, तूफान आने लगता है, आंधी भी चलती है। और एक बार तो इतना भयंकर तूफान आया था कि बारिश और बाढ़ की वजह से आधे लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। बाप रे, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो इस आंधी तूफान से बचकर पहले ही निकल जाऊंगी भाभी। हाँ सेम, मैं भी। दीदी, आप नहीं जाओगी? आप सबके तो बच्चे भी हैं, हम दोनों के तो अभी बच्चे भी नहीं हैं। हाँ हाँ, हम भी जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे भला? वही तो, सबको अपने बच्चों की फिक्र है। तब सब लोग खाना खाकर फर्राटे पंखे में सो जाते हैं। आंधी थम जाती है, फिर से तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन शाम होते ही केतन घर आ जाता है और अपने छोटे से घर को 10 बहन और उसके बच्चों के साथ देख खुश होकर थोड़ा सा मुरझा जाता है और बच्चे मामा से लिपट जाते हैं। तब उन्हें दुकान से चीज दिलाकर भी ले आता है। और बताओ, आप सब कैसे हो? अपने अपने घर में खुश तो हो ना? अरे भाई, हम अमीर घर में ब्याह करके गए हैं, खुश तो रहेंगे ही। वहाँ पर एसी, नौकर, पैसा, गाड़ी सब है। हाँ भाई, अब आ गए तो कुछ अच्छा खाना बनवा दो। सुबह तो भाभी ने आलू के पराठे और रायते से काम चलवाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रमिला, मैं क्या कह रहा था कि मेरे पास पिछले महीने के 500 रुपए बचे हुए हैं। सोचा था किसी काम में आएंगे। अब ये घर आ गए हैं तो तुम ऐसा करो, जो राशन लाना है ले आओ और पनीर जरूर ले आना। पनीर की सब्जी और चावल बन जाएंगे। बाकी 100-200 तो मैंने अभी खर्च कर दिए बच्चों को चीज दिलाने में। जी, मुझको तो ये समझ नहीं आ रहा, हमारा पहले ही दिन ये हाल है, आगे का 1 महीना कैसे बीतेगा? राशन, पैसे कुछ नहीं है। मुझे पता है, इसलिए मैं पहले ही राशन वाले भैया को कह चुका हूँ कि 1 महीने का हम उधार लेंगे, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। तब प्रमिला दुकान से सामान ले आती है और मटर पनीर चावल पूरी बनाकर खिला देती है।
जिसमें भी एक दो नंद को छोड़कर सारी नंद कमी निकाल देती हैं। अब ढेर सारे बर्तन हो जाने पर दो अच्छी नंद आरोही और मानवी कहती हैं, भाभी बहुत सारे बर्तन हो गए, हम आपकी मदद करवा देते, काम जल्दी हो जाएगा। हाँ भाभी। अरे दीदी रहने दीजिए, थोड़ी देर में सारा काम हो जाएगा। भाभी आप हमें पराया समझती हो, चलो मैं बर्तन ही अंदर रख कर आ जाती हूँ। सारे बर्तन धुल जाने के बाद आरोही घर में बर्तन लगाती है। फिर प्रमिला रात में नंद और बच्चों के कपड़े धोने लगती है। ऐसे ही अगले दिन भी सब खाने पीने की डिमांड करते हैं। कभी नाश्ते में चाय समोसे तो कभी दोपहर के खाने के बाद मैंगो शेक पीते हैं। अरे भाभी ये कैसा मैंगो शेक है, एक तो इतना ठंडा भी नहीं है, ना इसमें बर्फ है, ना आइसक्रीम, ना टूटी फ्रूटी। हमारे शहर में इतना अच्छा मैंगो शेक मिलता है और आप हमें ये क्या बनाकर दे रही हैं? हाँ भाभी आइसक्रीम डालकर दो ना, वैसे इतनी गर्मी लग रही है। तब नंद की बात सुनकर प्रमिला धूप में आइसक्रीम लेकर आती है और सबके गिलास में थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम डाल देती है। वो खुद खाने ही वाली होती है कि एक नंद वो भी उससे ले लेती है। तब अरे रायमा, सौम्या दीदी, जरा सी तो आइसक्रीम बची थी, वो भी भाभी को खाने को देती। भाभी हमारा कितना सारा काम करती है, उन्होंने खाना भी कम खाया था। अरे तो क्या हो गया, हमारे लिए भाभी इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकती? दीदी बात खाने की नहीं है, बात है साथ में खाने की। ऐसे धीरे धीरे गर्मी के साथ मानसून का मौसम आने लगता है। कभी आंधी चलती है तो कभी तूफान, तो कभी बारिश आ जाती है। एक दिन प्रमिला बहुत ज्यादा थक गई थी और वो खाना बना रही थी। तभी अचानक से आंधी आने पर प्रमिला परेशान होती है। वो एक एक नंद को घर का दरवाजा खिड़की बंद करने को कहती है, लेकिन कोई नहीं सुनती, जिससे पूरे घर में धूल मिट्टी भर जाती है और फिर प्रमिला को अकेले सफाई करनी पड़ती है। अरे दीदी आपने सुना क्यों नहीं? मैंने आपको कहा था खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, लेकिन आपने सुना नहीं, सारा खाना बर्बाद हो गया। अब मुझे फिर से कुछ और बनाना पड़ेगा। भाभी दोबारा खाना बना रही हो ना, बारिश शुरू हो गई, ऐसा करो चाय पकौड़े बना लो, छुट्टी। अरे भाभी बच्चों को आलू के पकौड़े बहुत पसंद है, लंबे फ्राइज जैसे बनाना। और भाभी हम प्याज पनीर के पकौड़े खाएंगे। बेचारी प्रमिला अपनी नंद की हरकत और अकेले काम करके दोनों से परेशान थी। ऊपर से घर में खाने की बर्बादी हुई अलग। इसके बाद प्रमिला दोबारा से धूल मिट्टी पूरे घर की सफाई करने के बाद अच्छे से दरवाजा बंद करके अलग अलग फरमाइश के पकौड़े बनाती है, जिसे खाकर सारी नंद बारिश का मजा लेती है। एक महीना बीत जाता है। बेचारे भैया भाभी कंगाल हो जाते हैं, लेकिन सारी नंद की फरमाइश को पूरा करते हैं। और जो दो अच्छी नंद होती हैं वो भाभी के साथ हाथ बटाती हैं काम में। और बार बार गांव का खराब मौसम देखकर मानवी और आरोही अपने ससुराल चली जाती हैं, लेकिन बाकी की नंदें कमी निकालने में टस से मस नहीं होती। एक दिन भाभी वो दोनों तो चली गई, हम भी चले जाएंगे, पर हमारे सबका मनपसंद खाना बना दो। ठीक है दीदी, मैं सबके पसंद का खाना बना दूंगी। प्रमिला पर पैसे नहीं होते तो वो अपनी माँ की आखिरी निशानी पायल को बेचकर नंदों के लिए शाही पनीर, मटर पनीर, अनेक तरह की अच्छी अच्छी सब्जी, पूरी, चावल, नान इत्यादि बनाती है और उसमें भी कमी निकालती है। तब गुस्से से केतन, अरे बस करो, तुम्हें अपनी भाभी की तनिक भी फिक्र है? उस बेचारी ने कैसे तुम सबके लिए 10-12 तरह का पकवान बनाया। सोच भी सकती हो कितने पैसे लगे होंगे। तुम अमीर हो लेकिन हम तो नहीं है ना। तुम सबको खुश करने के लिए उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी पायल को भी बेच दिया, पर तुम्हारा खाने में से कमी निकालना कम ही नहीं हो रहा है। मैं तो यूं ही खुश हो गया था कि मेरी बहन मेरे पास रहने आई है, पर तुम लोग तो न मुझे समझते हो न अपनी भाभी को। बताओ उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। धूप में दौड़कर आइसक्रीम लाई, मैंगो शेक के लिए, आलू के पराठे खाने थे तो पड़ोसी से आलू मांगे, लेकिन तुम सबको बस यही कहना है, भाभी मटर पनीर में नमक नहीं है, इसमें पनीर में छोले हैं, चावल गीले हैं। बस कीजिए भैया, अब हमें खुद पर बहुत शर्म आ रही है। हमारी गलती है, हमने बड़े होकर भी भाभी को नहीं समझा। हाँ भाभी हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपकी माँ की आखिरी निशानी आपसे दूर हो गई। अब हम ही उसको ला कर देंगे। तब एक एक करके सारी नंद 10,000 रुपए इकट्ठा करके अपनी भाभी की पाजेब को वापस ले आती है और उन्हें सौंप देती है। भाभी हमारी वजह से आपको जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए दिल से सॉरी। अब हम चलते हैं। वैसे आपने बहुत अच्छे से हम सबका ख्याल रखा और आगे आप कुछ नहीं कहेंगी, हमें जाने दीजिए। गले लगने के बाद सारी नंद अपने बच्चों के साथ अपने घर लौट जाती हैं और भैया भाभी भी अपनी दुनिया में खुश रहने लगते हैं।